बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कैसे ओपन होता है और कैसे इस पे काम करते हैं, कैसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो बिगिनर से लेकर एक एडवांस लेवल तक हम एक्सेल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये जो कोर्स रहेगा ये बारी बारी से रहेगा। तो अभी हम आज केवल इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि आप इसमें कैसे काम करेंगे, और पहले हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि बिगिनर्स लेवल के लिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग बिगिनर्स होते हैं, उनको एक्सेल पे कैसे काम करना चाहिए और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें कैसे और क्या काम करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल जो डेटा एनालिसिस का एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हज़ारों तथा लाखों कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं और चुटकियों में कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्कशीट में, एक वर्कबुक में रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं जो आपके सामने इस एक्सेल पे दिख रही हैं। तो चलिए हम बिगिनर्स लेवल पे हम माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेल को कैसे सीखते हैं। अगर हम किसी भी जगह पे किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिगिनर्स के रूप में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कई तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाएंगे और स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ 2013 दिख रहा है। तो अगर आपके पास कोई और वर्जन अवेलेबल है तो आप 2010 के वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2007 के वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के कई वर्जन्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है और इसमें अलग अलग प्रोग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ओपन करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका ये स्टार्टअप आ जाएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये 2013 वर्जन का फीचर शो होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किसी और तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको टाइप करना है EXCL, यानी आसानी से यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और वहाँ पे आपको ऊपर बेस्ट मैच में आपको शो कर जाएगा और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से स्टार्टअप इसका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बुक दिखती है। यहाँ पे आपको जिस पे आप काम करते हैं इसको वर्कशीट बोलते हैं। इस वर्कशीट में आपके सामने ये रोज़ एंड कॉलम्स शो हो रही हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और ये रोज़ एंड कॉलम पे जहाँ पे हम कर्सर रख रहे हैं, ये कर्सर जो है आपको सेल कहलाता है, यानी इस सेल में आप डेटा एंट्री कर सकते हो। इस तरह से कोई भी चीज़ का नाम वगैरह टाइप कर सकते हो, इस तरह सारा काम कर सकते हो। तो अभी हम आगे इसके बारे में डीपली जानकारी देंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ हम छोटे से इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडो के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जब भी कोई फाइल को सेव करेंगे आप तो ये फाइल के नेम से शो होगा। यहाँ पे जो अभी अब बुक 1 के नाम से शो हो रहा है, ये फाइल के नाम से शो होगा। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यानी अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई काम कर लिया गलती से, तो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ बटन दिखाई पड़ रहे हैं जिसे ये लिखा अनडू टाइपिंग, यानी जो कुछ भी टाइप किया है अगर बैक पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक पे जा सकते हैं। जो कुछ बैक करना चाहते हैं ये हमने बैक कर लिया। अगर हम आगे जैसे काम कर चुके हैं, पहले भी हम काम कर चुके हैं इसके ऊपर, अनडू के विपरीत दिशा में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, यानी इस तरह करते जाएंगे तो बारी बारी से वो जहाँ पर लास्ट टाइम में आपने काम किया है इस रीडू बटन का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर ये वाला जो बटन है यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फाइल को सेव करने को बोलेगा और ये वह जगह होगी जहाँ पे आपको फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, यानी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप मर्जी की जगह पर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से उस लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर पे भी अपने फाइल को यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे अभी आपको इस चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर कोई काम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल पे दोबारा पहुँचना चाहते हैं तो आपको इस पूरी बुक को नहीं बंद करना है, ये बस यहाँ पर बैक वाले बटन को क्लिक करना है और इस तरह से यहाँ पर वापस जाएंगे। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे देखते हैं कोई बटन बढ़ाना चाहते हैं, यानी कोई क्विक एक्सेस टूल में कोई नया बटन ऐड करना
करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया, ये वाला बटन बढ़ा दिया, तो जैसे मैंने कोई काम किया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि प्रिंट होने के बाद कैसे आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे जैसे डेटा बना हुआ है उस तरह का प्रिंट यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे प्रिंटिंग करने के लिए आपको ये बेसिक्स जो सेटिंग है कि कैसा पेज को सेट करना है, कितने पेजेस निकालने हैं, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है, इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी यहाँ पर हमने इस मैटर को डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल मेन्यू है। इस फाइल मेन्यू पर भी क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, यानी यहाँ ढेर सारी चीज़ों के बारे में आपको, यानी इस जो एक्सेल रिलेटेड एलिमेंट होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट वर्कबुक आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अगर अपनी वर्कशीट पर कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, प्रतिबंधन करना चाहते हैं पासवर्ड के साथ में, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक्सेल के यहाँ पे सीट पे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा हो जो जहाँ पे हमारा कर्सर रखा होगा ये आपको सेल एड्रेस यहाँ पे आपको बताता है, यानी इसको नेम बॉक्स कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई भी काम करता हूँ तो यहाँ पर हम इसको नाम के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे नाम है D5 अभी दिया हुआ है, और D5 को अगर मैं यहाँ पे रवि नाम देता हूँ तो अब आप देखिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर रवि पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर रवि का सेल होगा वहाँ पे चला जाता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमने इस सेल को पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इस पर नेम बॉक्स पर हमने मान दिया मोहन नाम दे दिया। तो जैसे मोहन यहाँ पे क्लिक कर दिया और अब क्या करें, हमें डायरेक्टली मोहन पे पहुंचना है तो क्लिक करेंगे, मोहन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पहुंच गया। और अगर यहाँ पर रवि पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली रवि पे पहुंच गया। तो ये पूरा नेम बॉक्स होता है। जब एक्सेल पे आप काम करते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करता है डायरेक्टली किसी जगह पे जंप करने के लिए। यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला दिखता है, यानी अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आप एक्सेल में टाइप करते हो, यानी यहाँ पे सेल में जो कुछ भी टाइप किया होगा वो सब यहाँ शो करेगा। अगर आपने इस सेल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेटर टाइप कर दिए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ऐसा टाइप कर दिया कुछ भी, तो आपने देखा कि यहाँ टाइप करने के बाद ये सब यहाँ पर आपको शो तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कॉलम जो है ये बड़ी हो गई है। अगर यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए यहाँ पे अब छोटा करता हूँ तो अभी तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जितना भी बड़ा होगा ये फंक्शन यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप इस फंक्शन के यानी फॉर्मूला बार को बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इस सेल में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पे फंक्शन को आप बड़ा करके भी देख सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी फंक्शन यहाँ पे हम कोई भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये इंटर का बटन है, यानी ओके करने का बटन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ फंक्शन करने का बटन है, यहाँ से फंक्शन डायरेक्टली आ जाएंगे। और यहाँ पर जो क्रॉस होता है, जैसे कोई चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है हमने और यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे क्रॉस कर देखिए, ये देखिए, यानी कैंसिल करने का जो है ऑप्शन ये हमारे पास होता है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे जैसे, तो हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने कोई चीज़ बैक कर रही, देखिए अब बैक करने के बाद अभी मैंने एंटर नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसको जो भी डिलीट किया है उसको दोबारा हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने कैंसिल करके भी हटा दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि एक्सेल में आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो, यानी टेक्स्ट में एडिट किया हुआ आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब मान लीजिए जैसे एक्सेल में हमें काम करना है, कोई चीज़ करना है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले या ABCDEFG, यानी यहाँ पर आप समझिएगा कि ये इसमें 16,384 कॉलम्स होती हैं। यानी जैसे मान लीजिए मुझे सबसे अंतिम वाले कॉलम पे जाना है, लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से राइट एरो दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट वाले कॉलम पे चले गए। अब मुझे कंफर्म करना है कि इसमें 16,384 कॉलम हैं अथवा नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा देंगे, हम वापस आ गए। यहाँ पर हम कीबोर्ड से हमने एक नंबर यहाँ टाइप किया। एक नंबर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर होम मेन्यू पर जाकर सीरीज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया 17,000। अब देखिए हमने आपको बताया है कि एक एक्सेल शीट में 16,384 कॉलम्स होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में 17,000 वैल्यू डाली है। और अगर हम ओके करेंगे,
आपके सामने स्क्रीन पर इन सेलों में नंबर्स ऑटोमेटिक पड़ गए हैं, यानी पूरे 16,384 कॉलम्स की नंबर्स पड़ गए हैं। इसके लिए हम आपको कैसे बताते हैं, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से राइट एरो दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में सबसे 16,384 कॉलम्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। और अगर वापस आना है वाकई A1 वाले सेल में तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम पुनः अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से एक वर्कशीट पे यानी इस पूरी वर्कशीट पर 10,48,576 जो रोज़ होती हैं, तो उन रोज़ में तो इनको हमको करना है तो होम मेन्यू पे जाएंगे, फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने 11 लाख टाइप कर दिया। देखिए यहाँ पर 11 लाख टाइप कर दिया और ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से देखिए ऑटोमेटिक यहाँ नंबर पड़ गया। अब मुझे लास्ट वाले कॉलम पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर 10,48,576 रोज़ दिखाई पड़ गए, यानी इसमें 10 लाख डेटा तक इसमें आप एंट्री कर सकते हो। अब इन डेटा को आपको एक साथ मिटाना है तो यहाँ पे ये आपको जो ए वाला कॉलम है, यहाँ पे जो डाउन एरो आपको शो हो रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर कंटेंट कर देंगे। देखिए क्लियर कंटेंट करेंगे तो इस तरह से क्लियर कंटेंट हो जाएगा। अब मुझे वापस अपनी A1 वाली सेल एड्रेस पर पहुँचना है तो इस तरह से देख सकते हैं वापस अपनी जगह पर पहुँच गए। अब यहाँ से हमको क्लियर कंटेंट करना है तो यहाँ पे इस पूरी जो कॉलम की आपके डेटा को हटाना है तो ये वाला जो आपको सामने राइट एरो का शो हो रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड से और क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाटा को आपको एक साथ क्लियर हो गया। आपको कहीं पर भी एक एक करके डाटा को नहीं हटाना है। यहाँ पे इस तरह से हमारा बेसिक एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर मान लीजिए ये रोज़ की हाइट और विड्थ को बढ़ा करने के लिए होता है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइट और रोज़ को विड्थ को बड़ा कर सकता है, ये पुनः वापस जा सकता है। अगर मान लीजिए गलती से जो है हमारी रोज़ की हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः अपनी स्थिति पे लाने के लिए हम होम मेन्यू पे जाकर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पुनः अपनी जगह पे वैसे वैसे जो है रोज़ की हाइट फिट हो गई है। जैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम की विड्थ को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है और कॉलम विड्थ को बढ़ाने के बाद आप देखना चाहते हैं कि इस पे कॉलम को ऑटोमेटिक फिट करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कॉलम विड्थ पे जाएंगे और कॉलम की विड्थ को यहाँ पे चौड़ाई को दे देंगे और यहाँ पे कॉलम की विड्थ को हमको देना है, यहाँ पर अपने मैनुअल भी दे सकते हैं 8.43, यानी यहाँ पर कॉलम की विड्थ दे दिया और ओके कर देंगे। अब ये हमने 8.43 कॉलम विड्थ कैसे पता करी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर किसी भी जगह पर सेल में कर्सर रखा यहाँ पर और कर्सर रखने के बाद यानी जैसे कर्सर रखा तो सेल की चौड़ाई यहाँ पे फिट हो जाती है और फॉर्मेट पे जाएंगे और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 8.43 का विड्थ यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से हम ऑटोमेटिक अपने कॉलम की जो है चौड़ाई को भी ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2-3 कॉलम को बढ़ाया और कॉलम को बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे गए और कॉलम विड्थ को हमने यहाँ पर 8.43 का कॉलम विड्थ हमने दे दिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस तरह से कॉलम की जो चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक फिट हो गई हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो है कि यहाँ से सीट आप बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पे सीट बढ़ा सकते हो, यानी आप मल्टीपल सीट पे काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस वर्कबुक का नाम रखा आपने सन 2023, मैंने यहाँ पे 2023 डेटा कर दिया, 2023 डाटा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने सीट का नाम रख दिया। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस पर और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम करेंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया जनवरी डेटा, यहाँ पे जनवरी डाटा कर दिया। यहाँ पे हमने फरवरी डेटा कर दिया, देखिए इस तरह से ये देखिए, और इस तरह से यहाँ पे फरवरी डेटा कर दिया। यहाँ पर हमने इसको मार्च डेटा कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से अपनी सीट पर हम अपने नाम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सीट का टैब कलर है इसको भी यहाँ से कलर कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, टैब करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे कलर हो जाएगा। इस तरह से सीट के कलर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये बहुत सुंदर दिखेगा आपको। इस तरह से आसानी से आपको डाटा पहचानने का भी मौका मिलेगा। जनवरी का डाटा आप
आपको अलग प्रकार का हो जाएगा। फरवरी का डाटा, जैसे मान लीजिए देखिए हमने यहाँ पे कोई चीज़ फरवरी के डाटा में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जनवरी डाटा करेंगे तो यहाँ पे जनवरी के डाटा में कुछ भी नहीं हुआ है, और मार्च के डाटा में बिल्कुल न्यू, यानी आपको हर सीट में बिल्कुल फ्रेश सीट मिलेगी। यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई सीटों का बना सकते हो। जैसे आप मान लीजिए सीट 4 में हमने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रोजेक्ट के नाम से, यानी कोई प्रोजेक्ट नेम दे दिया, यहाँ पे रीनेम करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से भी हमने यहाँ पे नाम दे सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो डबल क्लिक करके भी यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, यानी अगर आप ये चाहें तो डबल भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे सीट 1 के नाम से डाल दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी सीट को मूव भी कर सकते हैं, यानी इसको यहाँ पे सीट टैब पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। ये देखिए यहाँ पे जनवरी का डाटा सबसे लास्ट में, यानी सीट की 5 के डाल दिया। इस तरह से यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर जनवरी का डाटा हम पहले लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने इसको मूव कर दिया। यानी क्या करना है, आपको माउस बटन को बस यहाँ पे रखना है और रखने के बाद यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको सीट को बस मूव कर देना है इस तरह से। तो यहाँ से आपको सीट मूव हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो है सीट की काफ़ी जूम साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये आपको शो हो रहा है, ये वाला जूम स्लाइडर है, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं इस तरह से। अब जूम स्लाइडर का फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए आप काफ़ी कोई चीज़ डाटा लिख रहे हैं और आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और जूम स्लाइडर यहाँ पे 100% भी हो सकता है, ये देखिए 100% भी हो जाएगा, और इससे कम यानी 10% का भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कभी कभी आ जाता है आपके सामने। तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको जूम देखना है कि हमारा जूम कितना % है, और नॉर्मल साइज़ में इसको 100% होना चाहिए। ये आपको सीट पर प्रॉपर काम करके दिखाएगा। यहाँ पर आपको व्यू टैब होते हैं, ये वाले व्यू टैब हैं। तो व्यू टैब में क्या होता है कि यहाँ पे पेज लेआउट में, यानी यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पेज वाइज डाटा दिखाई पड़ेगा कि जैसे आप प्रिंट लेने के बाद आप कैसे उसको प्रिंट आउट लेंगे, तो आपको जो डेटा है वो प्रॉपर पेज पे है अथवा नहीं है, तो यहाँ पर पेज लेआउट में आपको दिखेगा इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे कोई हेडर लगाना चाहते हैं, है ना, जैसे BIT कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से यहाँ पर होम पे जाएंगे, और होम पे जाने के बाद इसका हमने फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर दिया। अगर आप डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पे आ जाएंगे, जैसे आपका पेज नॉर्मल होता है, ये जैसे डाटा शीट आपकी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस पर काम कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। 40 नंबर डाल दिया और यहाँ पे 50 नंबर डाल दिया, यहाँ पे 60 नंबर डाल दिया। तो एक्सेल जो है कई प्रकार की वैल्यूज़ को समझता है। जैसे मान लीजिए अभी हम मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने हिंदी, ऊपर यहाँ पे इंग्लिश लिखा, यहाँ पे मैथ लिखा। तो इस तरह से हमने अगर यहाँ पर टाइटल दे रखा है, अगर हमने यहाँ पर टाइटल दे रखा है, इसको आपको समझने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया इसको। अब मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में, यानी सेल के राइट साइड में लिखते हैं ऑटोमेटिक। टेक्स्ट होते हैं वो डिफ़ॉल्ट रूप से बाईं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए मैं हिंदी इंग्लिश मैथ करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने आर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जब आर्ट करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेट हो गया। जबकि नंबर में अगर मैंने 85 नंबर दिया, लिखेंगे तो लेफ़्ट से, लेकिन वो ऑटोमेटिक राइट साइड में चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए इस तरह से नंबर यहाँ पे एंट्री होता है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आज हम उन लोगों के लिए एक्सेल बता रहे हैं जो पहली बार एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके बारे में यह वीडियो है। अब आप समझिए यहाँ पर अगर देखिए हमने यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर 85 नंबर यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, तो अगर हमने बराबर नहीं लगाया, सपोज दैट यहाँ पे देखिए हमने 40 नंबर प्लस 50 नंबर प्लस 60 नंबर प्लस और 85 नंबर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नंबर लगाया, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं जुड़ रही है, यानी इस सेल में हमारा आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्सेल को ये बात लग रही है, यहाँ पे ये सोच रहा है कि इसने कोई टेक्स्ट एंट्री की है, जबकि एक्सेल में किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने के लिए आपको हमेशा उस सेल में बराबर का निशान लगाना जरूरी होता है, यानी इज इक्वल टू का निशान लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर्सर रखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे, और अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ टोटल नंबर शो कर दिया। लेकिन अब इस तरह से जोड़ने का एक नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है आप समझिएगा। यहाँ
35 नंबर तो आ गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर को चेंज किया, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ 50 नंबर है और यहाँ पे 96 नंबर कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं हुआ, यानी नंबर बढ़े नहीं, 235 ही नंबर है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 10 नंबर और बढ़ा देता हूँ, यानी 70 नंबर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 245 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया है, जबकि एक्सेल की सेल होती है वो डायरेक्टली नंबर्स को नहीं लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक्सेल हमेशा कॉलम और रोज़ के फॉर्मेट में यहाँ लेता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे टोटल करना है, इस सेल वाले में टोटल निकालना है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, तो आप समझिए कि टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं और हमने यहाँ पे 40 नंबर यहाँ पे क्लिक कर दिया, प्लस यहाँ पे 96 नंबर यानी जो सेल एड्रेस है E2 कर दिया, फिर प्लस मैंने किया, यहाँ पर F2 हो गया, फिर प्लस किया और यहाँ पे G2 हो गया। तो D2, E2, F2, G2 ये क्या है? ये सेल एड्रेस है। यानी इस एक्सेल में कैलकुलेशन करने की एक विधि है जो एक्सेल इस बात को पहचानता है कि इस सेल में किए गए डेटा एंट्री को हम समझते हैं, ना कि हम डायरेक्ट नंबर को समझते हैं। आपने यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है हम समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले आपने सेल एड्रेस का प्रयोग किया होगा तो ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करी तो आप देख सकते हैं 291 यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 20 नंबर यहाँ पे बढ़ा दिए, मैंने 40 के बजाय 60 नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 311 नंबर हो गया। इस सेल में अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर बढ़ाया, मान लीजिए मैंने यहाँ 20 नंबर कर दिया, तो देखिए मैंने 15 नंबर जो है माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ नंबर अपडेट हो जाता है। तो एक्सेल में काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और इसके साथ साथ सेल एड्रेस का प्रयोग करने के साथ साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हमने इस सेल में जहाँ पर हमने टोटल प्राप्त किया है, टोटल प्राप्त करने के साथ साथ अगर हमने यहाँ पे इस जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ से पकड़ के यानी माउस के जो लेफ़्ट बटन है इसको मैंने होल्ड किया, यहाँ से होल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे 00 आ गया। अब अगर हमने हिंदी पे किसी और के नंबर एंट्री कर दिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे 96 कर दिए, ठीक है, 40 कर दिया, 74 कर दिया, देखिए। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नंबर अपडेट कर दिए, कोई भी नंबर अपडेट कर दिए, तो यहाँ देखिए 231 ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है। ये यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। यहाँ पे आपको नंबर छोटे दिख रहे हैं, तो चलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर को उठाया और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर दिया, यानी फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा हमने यहाँ से ऑटोमेटिक नंबर बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं क्या फ़ायदा मिल रहा है इसका, यानी सेल एड्रेस का इस्तेमाल करके हम यहाँ से किसी भी नंबर को कभी भी चेंज करेंगे तो उसमें बढ़े और घटे हुए नंबर मुझे टोटल में शो हो जाएंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। तो मान लीजिए हिंदी नंबर में आपको यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं किसी का नेम, यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला नेम अजय मोहन सुमित, इस तरह के नंबर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए हमने फॉर्मेट, इस पूरी फॉर्मेटिंग को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पर और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच दिया। तो आप देखेंगे कि वो सेल पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम है। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि होम मेन्यू के बारे में, कि होम मेन्यू कैसे काम करता है और इस पे कैसे कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आई होप आज इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक हम पहुंच सकें और आपको सही सही जानकारी दे पाएँ जो लोग एक्सेल पे सीखना चाहते हैं कुछ नया। यह वीडियो आपको कैसे लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।